अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 10 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। क्या कर रहे थे हम? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अच्छा जी, बात यहाँ शुरू हुई थी कि किसी भी आइटम को जो कि पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर जाए उसको हम रिकॉर्ड तब करते हैं जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे प्रोबेबल हों और कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। इनिशियली इसको मैयर करते हैं एट कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट्स रिबेट्स प्लस डायरेक्टली ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फिर सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट, यानी पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग मैंने कह दिया था, ये कॉस्ट के अंदर शामिल होता है। ठीक है। फिर जब एसेट चलने लग जाता है, यूज़ होने लग जाता है, तो ईयर एंड आने पर बैलेंस शीट के अंदर वो दो मॉडल्स के तहत मैयर हो सकता है। सब्सिक्वेंट मैयरमेंट हमने देखा था, एक है कॉस्ट मॉडल जिसमें एसेट अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा होता है और उसमें से डेट ऑफ परचेज से लेके बैलेंस शीट डेट तक की एक्यूमुलेटिव माइनस कर देते हैं और बुक वैल्यू पे नज़र आता है। ठीक है। या हम उसको रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत मैयर कर सकते हैं बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते हैं, उसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले आते हैं एसेट को। तो फेयर वैल्यू जिस दिन फेयर वैल्यू पर मैयर करते हैं वो फेयर वैल्यू और उस दिन से ऑनवर्ड्स की एक्यूमुलेशन माइनस करके बुक वैल्यू शो करते हैं। ये आज हमने शुरू करना है। ठीक है। लेकिन जो बात हम कर रहे थे वो ये थी कि अगर एसेट एक बार रेडी टू यूज़ हो गया और फिर चलना शुरू हो गया तो उसके बाद इस एसेट के ऊपर सब्सीक्वेंटली इसकी लाइफ में जो खर्चे होते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डे टू डे सर्विसिंग या रनिंग कॉस्ट जो होती हैं वो जैसे जैसे इनकर होती रहती हैं हम उनको एक्सपेंस आउट करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट वगैरह बढ़ती नहीं है। ये दिस इज़ नॉट लाइक अपग्रेड। ठीक है। मेंटेनेंस है, मेंटेन रहती हैं चीज़ें। जबकि ऐसे खर्चे जो या तो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा दें यानी अपग्रेड हो, या रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो, प्रोवाइडेड पुराना डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। या वो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग हो, तो इनको कैपिटलाइज किया जाता है। दो को हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया था, कोई मसला यहाँ तक? तीसरा जो केस था वो क्या था जी? मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑलिंग। अगेन पहले सवाल करते हैं, फिर आके इसकी अंग्रेजी भी लिख लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 75। मैंने कहा था ट्राई करने में हर्ज कोई नहीं है, तो आपने तो नहीं ट्राई किया होगा ना? किस किस ने किया ट्राई? माशाल्लाह, एक बच्चों ने, अच्छा दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी, बड़ी बात। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़िए। आज रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, फिर कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक में कुछ नहीं रह जाना। फिर हमने जब नोट पे जाना है तो फिर यही चीज़ें मिक्स होकर एक बड़ा सवाल बन रहा होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन पे अभी हमें सिर्फ प्योर रिवैल्यूएशन करने में 3 से 4 दिन लगेंगे। फिर उस रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करना भी सीखना होता है, फिर नोट के अंदर इन चीज़ों को वो फिर प्रैक्टिस करते जाते हैं आगे। लेकिन रीवैल्यूएशन वैसे कॉन्सेप्टली आखिरी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का जो आपने पढ़ना है। लेकिन जल्दी से ज़रा इसको पढ़ लें ताकि ये तो साइड पे लगाएं। नोट्स किस किस के पास नहीं है? ये वाले, ये थर्ड हैंड आउट है। मैंने टोटल अभी तक 3 हैंड आउट्स दिए हैं आपको और चौथा नहीं देंगे इंशाल्लाह। बुक इस वीक के एंड तक आ जाएगी। और आज क्या है? बुध है। बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, ये 4 दिन तो हमारे शायद ये नोट्स चल जाएं, 3 दिन तो चल ही जाएंगे। ठीक है। होपफुली तब तक बुक आ जाएगी। तो ये थर्ड हैंड आउट है आई थिंक। और सेकंड हैंड आउट के अंदर हमारे पास रीवैल्यूएशन बची पड़ी है, वो करना है हमने। ओके जी, पढ़ लिया। कैरिंग अमाउंट निकालनी है बॉयलर की, जिसमें ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट शामिल होगी 31 दिसंबर 2021 पे। फिर जर्नल एंट्रीज 1 जनवरी 22 पे करनी है, प्रीवियस इंस्पेक्शन को रिमूव करने की, नई इंस्पेक्शन कॉस्ट को ऐड करने की, और फिर कैरिंग अमाउंट 22 के एंड की। सवाल आपने पढ़ लिया। एक
असल में ना ये कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑलिंग जो होती है, या चले यहाँ पर जैसे मेजर इंस्पेक्शन है, ये अच्छी खासी कॉस्ट होती है। जैसे नॉर्मली हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, तो उनके लिए हर मुल्क का अपना लॉ होता है, ठीक है। तो नॉर्मली एविएशन वालों का मिसाल के तौर पे लॉ होता है कि जी हर 3 साल के बाद आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है हवाई जहाज़ है, इतनी जानों को लेकर उसने उड़ना है, तो सिक्योरिटी सेफ्टी ज़रूरी है। तो लॉ के अंदर लिखा होता है, लीगली ऑब्लाइज्ड होती हैं कंपनीज नॉर्मली, कि मसलन हर 3 साल बाद उन्होंने हवाई जहाज़ को पूरा खोल के एक एक पुर्जा अलग करके उसको चेक करके साफ़ सुथरा करके फिर उसको वापस जोड़ना है। इसको ओवरऑलिंग या इंस्पेक्शन कहते हैं। अब इस पे अच्छी खासी कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है। और ये कॉस्ट एक ख़ास अरसे तक फ़ायदा देती है, क्योंकि मिसाल के तौर पे लॉ में लिखा हुआ है कि जी हवाई जहाज़ उड़ेगा तभी जब उसके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी। अब तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट बसों के लिए भी इस तरह की के लॉज कई मुल्कों में हैं, यहाँ पर भी ये बातें अब हो रही हैं, ठीक है। अप्लाई हो ना हो एक अलग बात है, लॉ तो बहरहाल होता ही है। तो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग जो है वो एक बड़ी कॉस्ट है, जिसने एसिड की पूरी लाइफ में नॉर्मली फ़ायदा नहीं देना। जैसे हवाई जहाज़ की अपनी लाइफ 25 साल है, लेकिन जो इंस्पेक्शन करवानी है वो हर 3 साल बाद करवानी है, और उस इंस्पेक्शन के ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट भी लगनी है। अब एसिड 25 साल पे डेप्रिशिएट होता रहेगा, लेकिन इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो 3 साल या 5 साल, जितने अरसे के लिए वो वैलिड है उतना अरसा फ़ायदा देगी। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हवाई जहाज़ अलग से डेप्रिशिएट होता रहे, जैसे कल प्लांट अलग था और मोटर अलग थी, बिल्कुल ऐसे ही इंस्पेक्शन उसका पार्ट नहीं बनती है, लेकिन उसको उसी तरह से ही डील कर रहे होते हैं हम कि हवाई जहाज़ अलग से डेप्रिशिएट होता रहेगा और उसकी जो इंस्पेक्शन हुई है वो अलग। हवाई जहाज़ की अगर लाइफ, इवन हवाई जहाज़ में भी पार्ट्स की लाइफ अलग हो तो अलग अलग डेप्रिशिएट होते हैं ना। हवाई जहाज़ की लाइफ बॉडी की 25 साल है, वो 25 साल पे डेप्रिशिएट होगी। सीटों की अगर जो लाइफ 15 साल है वो 15 साल पे डेप्रिशिएट होंगी। इंजन की लाइफ 10 साल है तो वो 10 साल पे डेप्रिशिएट होगा। लेकिन जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो तो हर 3 साल बाद करवानी है। तो जो कॉस्ट आपने इंस्पेक्शन के लिए इनकर करनी है उसने आपको फ़ायदा कितना अरसा देना है, 3 साल। तो फिर आप उस कॉस्ट को 3 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। जब वो 3 साल पूरे हो जाएंगे तो नई कॉस्ट दोबारा इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी ना, हवाई जहाज़ उड़ाना है तो दोबारा इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी। तो वो दोबारा जो इंस्पेक्शन कराएंगे उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, लेकिन फिर पुरानी वाली को, दिस इज जस्ट लाइक मैंने आपको कहा था ना कि इसीलिए मैंने वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट के अंदर पूरे 5 साल नहीं होने दिए थे। कल याद है सवाल में मैंने कहा था 3 साल बाद ही अर्ली वियर एंड टियर की वजह से हमें एसिड को, मोटर को डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं 5 साल पे उसको ले जाता ना तो उसमें और इसमें अकाउंटिंग के हिसाब से कोई फ़र्क ना रह जाता, तो थोड़ा फ़र्क डाला था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अर्ली वियर एंड टियर की वजह से इंस्पेक्शन खत्म। इंस्पेक्शन की एक सर्टिफिकेट मिल गया 3 साल के लिए, अब वो वैलिड है। उसके बाद फिर चौथा साल जब उड़ाना है तो उसके लिए फिर आपको इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी। ये मिसाल इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हवाई जहाज़ तो नहीं है, यहाँ पर कोई बॉयलर है, इंडस्ट्रियल बॉयलर है। अब इसके भी कोई ज़ाहिर है इसके ऊपर भी लोगों ने काम करना है खड़े होकर, और यहाँ पे आग और खून का खेल खेला जा रहा होगा, ठीक है जी। तो वो इसकी भी इंस्पेक्शन करवानी पड़ती, कह रहे हैं CL परचेज एन इंडस्ट्रियल बॉयलर फॉर 1,20,000, ठीक है जी। अब इंडस्ट्रियल बॉयलर खरीदा कितने का, 1,20,000 का, 1 जनवरी 2018 को। बॉयलर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 12 years and his residual value is 10,000. CL is straight line method. पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी लॉ में, द बॉयलर अंडर गोज अ मेजर इंस्पेक्शन एवरी 4 years। हर 4 साल बाद इसको मेजर इंस्पेक्शन इसकी करवानी है, विच इज असेंशियल टू कीप इट ऑपरेशनल, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 22 खरीदा कब था, 18, 19, 20, 21, 4 साल गुजर गए। अच्छा ये बीच में लाखड़ा किया इसने, स्टार्ट से नहीं शुरू कराया। एनीवेज 1 जनवरी 22 पे आफ्टर 4 year ऑफ यूज CL इनकर्स अ मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ, अब ये वाली 20,000 की जो कॉस्ट है 1 जनवरी 22 को जो इनकर हुई है, ये कितने साल अब फायदा देगी, 4 साल। द प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट विच हैड कॉस्ट 15,000, प्रीवियस इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी हुई थी, ये क्यों बढ़ गई होगी, प्रोबेबली इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई होगी, ठीक है। was initially included in assets carrying amount and is fully depreciated over 4, ठीक है जी। अब 1 जनवरी 18 पे जो 120 का एसेट था उसमें 15,000 क्या है
इंस्पेक्शन, यानी कि एसिड की, बॉयलर की बाकी कॉस्ट कितनी थी? 1,05,000। अब 4 साल गुजरे तो वो 4 साल के अंदर पूरी तरह से डेप्रीशिएट हो जाएगी कॉस्ट, और बॉयलर की अभी लाइफ 8 साल बाकी होगी। फिर 5वें साल के पहले दिन हमने नई इंस्पेक्शन करनी है, तो पुरानी को डी रिकग्नाइज करके नई को रिकग्नाइज कर लेंगे। फुली डेप्रीशिएटेड है तो कोई मसला नहीं है, कॉस्ट में से कॉस्ट निकल जाएगी, एक्यूमुलेशन में से एक्यूमुलेशन निकल जाएगी। बुक वैल्यू 0 है ना, एसिड के अंदर 120 के अंदर 15 पड़ा है और उसकी एक्यूमुलेशन के अंदर भी 15 पड़ा होगा। फुली डेप्रीशिएटेड का मतलब ये होता है। तो ये भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट निकालनी है, तो कैरिंग अमाउंट के लिए हम वो वर्किंग कर लिया करते हैं, अकेला एसिड हो तो बताइए आपको, ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड वाली, ठीक है। तो 1 जनवरी 22 से 18 से 31 दिसंबर 2021 तक पहले जंप करके आ जाते हैं और 31 दिसंबर 21 पे बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो फिर अलग से बताता नहीं, फिर कितनी अमाउंट पे होती, फिर ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि ये भी 20 की ही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो ये ना लिखता तो आप क्या अज्यूम करते इसमें शामिल है, फिर अगली अजम्पशन क्या लेते, कितनी अमाउंट पे शामिल है, बताई होगी तो फिर तो बात वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से देख लेंगे सवाल को, ओके। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किए, हैंड आउट के अंदर कोई सवाल नंबर 30 चल रहा है तो फिर आगे कोई सवाल नंबर 73 आ रहा है, तो फिर उसके बाद कोई पास पेपर 1 भी आ रहा है, तो वो असल में आपकी किताब वाले क्वेश्चन नंबर्स को नहीं छेड़ा मैंने, ताकि जब किताब आए तो बस वो नंबर आप टिक कर लें कि ये सवाल हो चुके हैं, ठीक है ना जी, ओके। होपफुली 2 से 3 दिन में किताब आ जाएगी। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और बॉयलर है, बॉयलर पीपीई है, रुपीज इन मिलियन चलेंगे, पीपीई भी लिख सकते हैं, बॉयलर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। किस दिन खरीदा हमने इसको? 1 जनवरी 18। मैं 31 दिसंबर 21 पे डायरेक्ट भी बुक वैल्यू लिख सकता था, लेकिन चलें ज़रा अभी ज़रा हैवी हो जाएगा, इसलिए आगे चल के कर लीजिएगा। कॉस्ट 1,20,000, हाँ, तो फिर रुपीज इन थाउजेंड्स करें ना, मिलियन तो नहीं बनता ना, ठीक है जी। अब बॉयलर की लाइफ कितनी है? 12 साल, और इंस्पेक्शन हर 4 साल बाद करवानी पड़ती है, तो 120 में से पहले तो निकल गया 15, बाकी बच गया 105। 105 में से रेजिडुअल वैल्यू भी थी गालिबा, माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी, ओके। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा जी डेप्रीसिएशन के लिए, ये यूँ लिख देता हूँ ना मैं, ये 105 जमा 15, ये 120 बना हुआ है, अलग अलग नज़र आ गया, ठीक है। अब 105 जो है, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो डेप्रीशिएबल अमाउंट आ जाएगी। भाई मार्कर्स ताज़ा करवा देंगे, डिवाइड करेंगे इसको 12 से। अब ये तो आ जाएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम पागल हैं, बोलो हम पागल हैं, सारे पागल ये बोलते हैं ना हमको पागल, अच्छा जी। तो हमको पागल हैं कि हम एक एक करके निकालेंगे, 4 साल का जंप लगा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये 1 साल की डेप्शन आ गई, इनटू 4 कर दें, ठीक है। ये आ जाएगी डेप्रीसिएशन बॉयलर वाले हिस्से की, बॉयलर की, ठीक है। और इंस्पेक्शन फुली डेप्रिशिएट हो जानी है, लेकिन मैं फिर भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फुली डेप्रिशिएट हो जाएगी इंस्पेक्शन। 15 रुपए की डेप्रिसिएशन जो इंस्पेक्शन कॉस्ट थी, उसके 4 साल गुजर गए। वैसे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी इसकी? 15 डिवाइडेड बाय 4, 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 से तो पूरा 15 ही आ जाना है। बहरहाल टोटल क्या आ गया? 47 कर लूँ। इस 47 के अंदर 2 चीज़ें पड़ी हैं, एक 15 रुपए की डेप्रिसिएशन है इंस्पेक्शन की, मतलब वो डेप्सिट होगी पूरी तरह से, और बाकी कितना बचा है
ठीक है, चल अब ये अपनी जगह पे रहना है, इसने अब डेफिसिट होना है, बहरहाल ये डीरेकग्नाइज होना है। बहरहाल क्या आ गई बुक वैल्यू 73, ये जनाब आपकी बुक वैल्यू आ गई, किस दिन की है, 31 दिसंबर 2021 है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए पूरी हो गई। ने बनाए हुए सवाल है ना छोटे छोटे, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, वरना तो यही एडजस्टमेंट होगी और लिखा होगा इस तरह से, और भी 2-3 एडजस्टमेंट ला के प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई। तो नोट ऑफ पीपीई के अंदर एक कॉलम बॉयलर का भी आएगा, नोट बनाना सीखेंगे ना 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो उस बॉयलर के अंदर ही ये सारी हरकतें हो रही होंगी, एडिशन भी, डिस्पोजल भी, सारा कुछ वहाँ शो कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सिखा रहा हूँ ना चीज़ें, इसलिए वर्किंग, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। खैर, अब नेक्स्ट क्या करना है जी, प्रीवियस इंस्पेक्शन को रिमूव करना है और जर्नल एंट्रीज करने का कह रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो 73 है, 73, इस 73 के अंदर, इसको इधर लिख देता हूँ, इस 73 के अंदर 2 चीज़ों की बुक वैल्यू है, ऐसे ही है। पहला हिस्सा है बॉयलर, बॉयलर की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट, बॉयलर की कॉस्ट 105, ठीक है जी। और कितना डेप्रीशिएट हो चुका है, जरा इसका आंसर दें मुझे, इसका, हाँ 32, यानी कितना बचा 70, और दूसरा हिस्सा क्या है 15 रुपए की कॉस्ट, जो 15 रुपए ही डेप्रीशिएट होकर, मैंने इसलिए किया कि कल हमने एक पार्ट रिप्लेस किया था, तो डिस्पोजल के दिन उस पार्ट की बुक वैल्यू माइनस की थी, ऐसा ही है। तो इसकी भी बुक वैल्यू एक तरह से डिस्पोजल ही करना है ना पुरानी इंस्पेक्शन का, वो माइनस करनी होगी, तो बुक वैल्यू है ही कितनी, 0, ठीक है। लेकिन मैं वर्किंग में इसको लिख लेता हूँ, ओके। 31 दिसंबर के बाद अगला साल शुरू होता है, वो क्या कह रहा है इधर देखो, ऑन 1 जनवरी 2022। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता भैया। ऑन 1 जनवरी 2022 नई इंस्पेक्शन हुई है, इसको इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड पुरानी इंस्पेक्शन को हम, तो रिमूवल ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। मैं वर्किंग में भी ज़बरदस्ती इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2022 आया, ठीक है जी। तो डिस्पोजल या रिमूवल जो भी कह लें, ऑफ ओल्ड इंस्पेक्शन, ठीक है, कितनी है जी। अब इस 0 की जर्नल एंट्री क्या होगी, सोचें ना, सोचें। जैसे डिस्पोजल किसी पार्ट का कल हुआ था, तो क्या किया था हमने, उस पार्ट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाल दिया था और उसकी एक्यूमुलेशन को एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल दिया था, कैश लिखा था और गेन लॉस बैलेंस, ऐसे ही किया था ना। ये भी आज भी ऐसे ही कर लें, बिल्कुल वैसा ही है। दिस इज जस्ट लाइक अ पार्ट, बस उसका फिजिकल पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए ये भी ज़रूरी था, इंस्पेक्शन के बगैर उन्होंने उड़ने नहीं देना था जहाज़, ठीक है। तो फिर बॉयलर पीपी लिख दूँ, पीपी या बॉयलर या एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट कर दें, कितनी होगी 15, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट कर देते हैं, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू तो 0 ही है ना, ठीक है। और जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे बुक वैल्यू डिस्पोजल की आ रही होती है, कल देखा था। तो बोलो कि आगे जाके बहुत हेल्प करेगा जब हमने रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं। एक का तो मसला नहीं है, लेकिन जब बहुत सारी बिल्डिंग्स, लेट से 10 बिल्डिंग्स हैं जी, उसमें से वो कहेगा रीवैल्यू हुई और उसके बाद 10 में से 2 बिक गई, तो ऐसे ही आपको 10 बिल्डिंग्स में से 2 बिल्डिंग्स को निकाल के बाहर करना पड़ेगा, तो यही तरतीब चलेगी। तो वर्किंग एक जगह होती है, फिर उस जैसी मिलती जुलती वर्किंग्स आगे हेल्प चलती जाती है। कितने की इंस्पेक्शन बिकी है, ये कहाँ से बिकी है बस, ठीक है। तो फिर कोई गेन लॉस भी नहीं है,
बहरहाल मैं फिर भी डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। बैलेंसिंग P&L में क्या जाएगा, यानी अगर आप पर्चे में ये एंट्री कर रहे हो तो आपको सिर्फ एंट्री करनी थी एक्यूमुलेशन डेबिट और एसिड क्रेडिट 1500, सिर्फ ये 2 फिगर्स लिखनी थी। पर्चे में अगर आपसे कहे कि वो इसकी आप डिस्पोजल की एंट्री करें तो ये एंट्री है। तो मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी कोई चीज़ आपको ऐसे नई ना लगे, जस्ट लाइक डिस्पोजल ही महसूस हो रहा हो, ये इसलिए इस तरह से कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 22 पे क्या हुआ अच्छा, अब कल की तरह से ना मेरा मशवरा है बुक वैल्यू दोबारा निकाल लें। वजह, पुराना इंस्पेक्शन निकल गया ना, नई इंस्पेक्शन अभी ऐड होनी है, तो पुरानी इंस्पेक्शन के निकलने के बाद बॉयलर की बुक वैल्यू निकाल लें। क्यों, मैं क्यों ये कह रहा हूँ? नहीं, वो तो ऐड होगी, तो वो तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कल एक ब्रेक लगाई थी, पहले लिख के फिर मिटा दिया था। याद करो, मैंने पुरानी मोटर को निकाला था, ठीक है, और बुक वैल्यू बिफोर नया पार्ट ऐड होने का निकाल ली थी। क्यों निकाली थी? हाँ जी, डेप्रीसिएशन में ये 73 में से 0 - 73 बचता है ना, इस 73 ने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट होना है, क्योंकि 12 साल वाली लाइफ का ये एसिड था जिसमें से 4 गुजर चुके हैं। अब इसने रिमेनिंग 8 साल पे डेप्रीशिएट होना है, जबकि नई इंस्पेक्शन ने 4 साल पे। तो फिर मेरा मशवरा ये है कि अगर कभी रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो या इंस्पेक्शन और मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग हो, तो एक मशवरा है, वरना आप मैनेज कर सकते हैं, कल भी बताया था। लेकिन एक मशवरा क्या है, अगर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग हो जाए या रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो जाए, तो पुरानी इंस्पेक्शन को निकाल कर या पुराने पार्ट को निकाल कर जो बुक वैल्यू बने वो निकाल लें, और फिर उसके बाद नए पार्ट को ऐड करें या नई इंस्पेक्शन को ऐड करें, क्योंकि ऑनवर्ड्स जो डेप्रीसिएशन है वो पुराने एसिड की, जैसे बॉयलर है या जैसे कल हमारा प्लांट था, उसमें रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट होना होता है, और नए पार्ट ने या नई इंस्पेक्शन ने अपनी लाइफ के ऊपर या वो डेप्रीशिएट होना होता है। ठीक है, सही है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर लें, बुक वैल्यू निकाल लें बिफोर न्यू इंस्पेक्शन। ठीक है जी। तो ये क्या आ गई जी, यकम जनवरी 2022 को बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर आ गई। सिर्फ बॉयलर की बुक वैल्यू है बिफोर न्यू इंस्पेक्शन। मतलब यही लिख ली थी, बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर बिफोर न्यू इंस्पेक्शन। ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो गया, ठीक है ये 73 नजर आ रहा था, लेकिन एक तरतीब पे सवाल कर लेना, जैसे कल किया था। यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ प्लांट बिफोर न्यू मोटर हमने निकाल ली थी। अब इससे फायदा हो गया, एक जैसे हो गए ये सवाल। बस फर्क सिर्फ ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट उस पार्ट की लाइफ के एंड होने से पहले भी हो सकती है, लेकिन इंस्पेक्शन जो है वो नॉर्मली आपको नजर आएगी जब उसका टाइम पूरा होगा। तो इसलिए इसकी एंट्री भी अजीब सी होगी, यानी कि इसकी एंट्री असल में तो ये थी, इसकी एंट्री ये है, अगर नजर आ रहा है तो इसकी एंट्री ये है, एक्यूमुलेशन डेबिट और एसिड क्रेडिट। बस ये क्या है, डी रिकग्निशन ऑफ ओल्ड इंस्पेक्शन। जबकि जो हमने पार्ट रिप्लेस किया था वो पार्ट बिक भी सकता है, उसमें कैश भी आ सकता है, उसमें गेन लॉस भी आता है, वो लाइफ के एंड से पहले भी बिक सकता है, और लाइफ के एंड पे भी उसके कुछ ना कुछ मिल सकता है। कबाड़िए को ही बेचकर आप कुछ पैसे ले लें तो लाइफ के एंड पे बुक वैल्यू 0 हो जाए, 10 रुपये का कबाड़िया ले जाए तो 10 रुपये भी गेन है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये फर्क है, समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा जी, अब यकम जनवरी 22 पर 73 रुपये बॉयलर की बुक वैल्यू है, और ये जनाब आपने क्या किया है जी, नई इंस्पेक्शन 20,000 की इनकर किया, एडिशन ऑफ न्यू इंस्पेक्शन कर लेते हैं जी। ठीक है, पहले डिस्पोजल किया था हमने ओल्ड इंस्पेक्शन का, अब एडिशन ऑफ न्यू इंस्पेक्शन करें। कितने की हुई है जी? 20,000 की। अब इस 20,000 की जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनेगी? बिल्कुल एडिशन वाली एंट्री है, सिंपल एसिड डेबिट, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। तो नई इंस्पेक्शन की कॉस्ट ऐड हो जाएगी और पुरानी इंस्पेक्शन की बुक वैल्यू समझ लो निकाल देंगे, यानी कि कॉस्ट और एक्यूमुलेशन निकाल देंगे। ठीक है जी, ओके सही। अब यहीं पर भी डेप्रीसिएशन कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 93 बनता है, बोले आप ये एक बुक वैल्यू भी निकाल कर रख सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर
ये मैंने वैसे ही ज़रा ज़्यादा सारी, आप इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी इसमें से कम कर सकते हैं, तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया। ये पूरा बॉयलर विद ओल्ड इंस्पेक्शन पड़ा है। अब ओल्ड इंस्पेक्शन इसके अंदर पड़ी ही जीरो, बुक वैल्यू पे है ना वर्किंग तो, लेकिन एसेट अकाउंट में तो 120 पर ही एसेट पड़ा हुआ है, उसमें 15 शामिल है और अक्यूमुलेशन के अंदर उसकी अक्यूमुलेशन 15 शामिल है, तो बुक वैल्यू जीरो है। तो हमने फिर बुक वैल्यू को निकाल दिया, एंट्री सिखाई आप, ठीक है। उसके बाद आपने नए इंस्पेक्शन की कॉस्ट को ऐड कर दिया, उसकी एंट्री भी आ गई, ठीक हो गया। अब ये 93 रुपये का बॉयलर है, अब इसको डेप्रिशिएट करना है, 2022 की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो ये 73 मैंने इसलिए निकाला था, इसका फ़ायदा मुझे अब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि चेंज आ गया ना एक तरह से अब, ठीक है। हालांकि कल भी एक बच्चे ने पकड़ लिया था मुझे कि सर आप इसको अगर 105 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12 करें तब भी आंसर वही आना है जो आप ये करके करेंगे, क्या करके, 73 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, इधर रिमेनिंग लाइफ निकाले तो कितनी है, 8। लेकिन ये इस तरतीब पे सवाल कर लिया है कि जहाँ पे मसला आए वो टैकल हो जाए, मसला नहीं यहाँ पे। क्या आंसर आता है इसका, 13। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 105 माइनस 10 बटा 12, 105 माइनस 10 बटा 12, हाँ 7.8 ही आता है, और यहाँ पे क्या आता है 8, वो सेम ही आ रहा है ना, राउंडिंग का डिफरेंस होगा, देख लो और देख लो। इसका आंसर आपने राउंड करके 8 बताया ना, सिर्फ इसका इंटू 4 नहीं करना, एक साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है, 7.9 आता है। इसका आंसर क्या आता है 7.9, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग पे डिवाइड करें, रिमेनिंग लाइफ पे, आंसर वुड बी सेम। लेकिन ये जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, अभी तो बस जरा ये तरतीब इस तरह की चल रही थी, मैंने कहा एक तरह से चेंज सा आ गया, तो जिस दिन चेंज आ जाए उस दिन बुक वैल्यू पकड़ो और उस दिन रिमेनिंग लाइफ निकालो, स्ट्रेट लाइन में वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। अच्छा जी, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई बॉयलर की, और नई इंस्पेक्शन अब, और ये अब आगे, लेकिन सिर्फ एक साल की उसने डेप्शन मांगी है ना, ये देखो कैलकुलेट करो, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 22, तो सिर्फ 22 वाले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी हमने, ठीक है। कितनी आ गई, अच्छा 13, ये वाला 13 बता रहे थे जी। 80 इज द बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो बी रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज करनी थी, अच्छा ये सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि ये जनरल एंट्री तो है नहीं, कैरिंग अमाउंट निकालनी थी, एनीवेज इसको कर लेते हैं, 2 जनरल एंट्रीज करनी थी और इसको सी कर लें, ठीक है, सही है ना। सी क्या है, कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट, तो ये जनाब बी रिक्वायरमेंट आ गई, और ये जनाब सी रिक्वायरमेंट। वो असल में वो कॉन्टीन्यूटी में मेरे ख्याल में उन्होंने फिर फॉर्मेटिंग में उसी का ही बुलेट बना दिया, हालांकि ये अलग है। इसकी जनरल एंट्री, बुक वैल्यू की कोई जनरल एंट्री, तो जो बुक वैल्यू तो कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग की क्या जनरल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो सकती थी, हम कर देते डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट अगर करना चाहें, लेकिन वो मांगी नहीं गई, ठीक है, सही है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट जैसे ही निकला, बल्कि उससे भी आसान निकला, क्योंकि डिस्पोजल के वक्त आपको पूरी कॉस्ट ही एक्यूमुलेशन के बराबर करके, यानी बुक वैल्यू जीरो है उसको डिस्पोज करना पड़ता है जी। ये एक जैसी इंटरचेंजेबली यूज होने वाली बात है। ओवरऑलिंग का मतलब भी यही है कि आप पूरा एसेट खोल खुला के उसको चेक करके उससे जो खराबी शराबी हो उसको सही कर देते हैं, हर चीज़ खोल के अलग पुर्जा अलग कर दें, तो इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग एक जैसी चीज़ है। इंस्पेक्शन ये है कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, ओवरऑलिंग ये है कि आप खुद कर लेते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क हो सकता है। जी जीरो बुक वैल्यू आएगी, लेकिन एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनता ही नहीं है, वो हम मजबूरी में बनाते हैं, मैंने ये कहा था आपको, इसीलिए वो ईद से पहले थोड़ा टाइम था, मैंने करा दिया, वरना मैं वो एंड पे कराता होता, ठीक है ना। वो हम मजबूरी में, जब डेटा कम होगा तो हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लेंगे, जब डेटा ही नहीं होगा एक्यूमुलेशन का तो बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना लिया करेंगे, वरना बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट नहीं बनता, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अलग अकाउंट बनता है, क्योंकि IAS 16 ने आपसे ऐसे ही रिक्वायर किया हुआ है।
जब वो अपना डिस्क्लोजर मांगता है तो वो कहता है कि बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगिनिंग पीरियड पे और एंड ऑफ द पीरियड पे, और उनके दरमियान रेकन्सिलिएशन, तो वो नोट बनाना सिखाऊंगा। तो ये दोनों अलग रखने ज़रूरी हैं। लेकिन क्यों सिखाया, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर डेटा की कमी की वजह से हमें जो है वो बुक वैल्यू साथ खेलना पड़ता है। आंसर तो सेम ही होता है ना, ठीक है। तो वो आपको बैलेंस शीट बनी हुई मिलेगी, तो बैलेंस शीट में तो आपको पता है एसेट की बुक वैल्यू आती है, पीपी बुक वैल्यू पड़ा होता है। आप उसी बुक वैल्यू से खेल के हम कैश फ्लो बना रहे होंगे या एनपीओ का टॉपिक कर रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हो सकता है हमें वो करना पड़ जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, कंप्यूटेशन अलग होती है, लेकिन कहीं पर मजबूरी में डेटा ना हो तो क्या करेंगे, तो इसलिए वो सिखाया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ले जी, अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लेते हैं। लाइसेंस भी कॉस्ट में ऐड होता है। अगर आपका एक गाड़ी का लाइसेंस है चलने का, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, जैसे रूट परमिट है, अगर उसकी भी इसी तरह की नेचर है कि वो हर 3 साल 4 साल बाद रिन्यू होना है तो फिर, लेकिन अगर उस लाइसेंस की कॉस्ट ही चलाना है तो फिर क्या आप मतलब आप उसको पहले आप उसको कैपिटलाइज करोगे, फिर उसको एक्सपेंस आउट करोगे, फिर कैपिटलाइज को सीधा एक्सपेंस आउट ही कर देते हैं ना। अगर एक कॉस्ट ने आपको 1 साल से ज़्यादा में फायदा देना है तभी कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट हो सकती है ना। अगर एक कॉस्ट ने फायदा ही 1 साल के अंदर देना है तो वो तो फिर फ्यूचर के अगले सालों का डेफिनेशन ही मीट नहीं करेगा नॉन करंट एसेट को, तो करंट एसेट ही बन जाता है। वो करंट एसेट क्या है फिर, बस वो एक्सपेंस आउट कर दो। आज लाइसेंस लिया, साल चलाया, बस साल के एंड पे लाइसेंस खत्म, तो एक्सपेंस आउट। साल से ऊपर जाएगा तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ज़रा यहाँ से पढ़, बल्कि पहले वहाँ लिख आते हैं, फिर यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। स्टैंडर्ड ने तो इतनी सी बात लिखी हुई थी, हमने क्या रोले डाल लिए हैं। अच्छा जी, अब ये जो इंस्पेक्शन है ना, नॉर्मली मैं लाजमी नहीं कह रहा, नॉर्मली ये क्या होती है, ये एक लीगल कॉस्ट होती है। जैसे डिसमेंटलिंग एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, तो ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन ही होती है। ये सी पार्ट में कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर इंक्लूडिंग न्यू इंस्पेक्शन कॉस्ट। ले जाएं भाई उधर, तो ले जाएं उधर, आप उसको 93 पे ले जाएं, वो 93 पे सी लगा दें अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है। ओ भाई ले जाओ ना उधर, आमिर वो 93 नज़र आ रहा है, बुक वैल्यू ऑफ बॉयलर है इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन की, न्यू इंस्पेक्शन की कॉस्ट, ठीक है। तो वो उस पर लगा दो, मैंने ध्यान नहीं किया होगा, दोनों ही ठीक है, जो आपका दिल करे। इधर देखें, देख पढ़ लेते हैं यार, जान ना देना। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर इंक्लूडिंग न्यू इंस्पेक्शन कॉस्ट, लेकिन एट 31 दिसंबर है ना, तो कॉस्ट फिर आगे डेप्शिट हो जाएगी ना। वो कह रहा है नई इंस्पेक्शन की कॉस्ट उसमें शामिल करके उसकी बुक वैल्यू निकालो, तो वो 93 ऐड हो गया, 20 ये कॉस्ट आ गई, लेकिन ये कॉस्ट यकम जनवरी 22 पे है, तो 31 दिसंबर 22 पे लाएंगे तो डेप्शन भी हो जाएगी। इतनी बारीक बात नहीं, अपना बनाया हुआ सवाल है ना भाई, वापस आ गए, खुद ही से आ गए। अच्छा, मैं उधर दिखा रहा हूँ यार, आमिर जाग जाए, ऐसे ऐसे ना करें, जाग के बैठे, आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं आमिर भाई, क्या क्या कहता नहीं यार, मैं सही जाग के उठ, क्या मतलब वो ये कह रहे हैं सर। हाँ भाई, डाढ़े आदमी है भाई। ठीक है भाई, मेरा बनाया हुआ सवाल है ना, तो जैसे कहोगे मैं वैसे लिख देता हूँ उस पर। समझाने मकसद क्या है, कुछ कैलकुलेशन सिखानी थी। अब असली सवालों में जाएंगे तो फिर इनमें से कुछ भी करना पड़ सकता है। 1 साल की डेप्शन निकालनी पड़ सकती है, किसी एक डेट के, ये पूरी वर्किंग करके नोट में डालना पड़ सकता है, टेक्स्ट में डालना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है फिर वो सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ कहेगा वो निकाल लेंगे। इस वर्किंग की खसूसियत ये है, ठीक है। तो मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑलिंग जो है, नॉर्मली दिस इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, रिकॉर्ड कर लो इसको एज एन एसेट, एसिड के तौर पे रिकॉर्ड किया ना, देखो एसिड डेबिट किया ना, तो रिकॉर्ड कर लो इसको एज एन एसिड और डेप्रीशिएट कर दो इसकी अपनी लाइफ के ऊपर। रिकॉर्ड करो इसको एज एन एसेट और डेप्रीशिएट करो इसको इसकी अपनी लाइफ के ऊपर, मतलब 3 साल के लिए है तो 3 साल पे, 4 साल के लिए तो 4 साल, ठीक है। रिकॉर्डेड एज एसेट, देखो जैसे पीछे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ, रिकॉर्डेड एज एसेट
and depreciated over life of inspection, यानी कि इंस्पेक्शन की लाइफ के ऊपर फिर उसको डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है जी। और इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 75 करके आए। ठीक है जी। तो ज़बानी कलामी बात हमने नहीं समझी, ये है तो कॉन्सेप्ट ज़बानी कलामी ऐसे ही बस समझा दिया जाता जी, ज़बानी कलामी ऐसे ऐसे कर लें, लेकिन उसकी बजाय हमने हर कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करके सवाल करके इसको देख लिया। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अब पूरा हो गया। पेज नंबर की जगह मैंने छोड़ी हुई है, इस संडे पे इंशाल्लाह पहले किताब आ जाएगी तो संडे पे बैठ के यहाँ पे पेज नंबर लिख लेना सही वाले रजिस्टर पे। ज़रूरत तो नहीं है वैसे। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, जब आपके सामने किताब आएगी ना, आप देखें 73-74 सवाल नंबर पे पहुँचे हुए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। हमारी किताब के अंदर पहले नोट्स होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर पास पेपर के उसके सोल्यूशन आ गए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आए उसके सोल्यूशन, फिर पास पेपर, फिर उसके सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन बैंक आई कैप का उसके सोल्यूशन, फिर एमसीक्यूज उसके सोल्यूशन। तो अब इतने ज़्यादा सवाल अभी तक 73वें सवाल पे पहुंच गए हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में है। तो इसका मतलब हर बार IAS 16 ऐसे ही रिवाइज करना पड़ेगा, ये सारे सवाल करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि नहीं, शायद इन 73, 74, 75 जितने भी सवाल हो रहे हैं, इन सवालों में से शायद आपको टोटल रिवीजन के लिए मैं जब फाइनल रिवीजन प्लान भी दूं, इसमें से 4 से 5 सवाल निकाल के दूं एट मैक्स। ठीक है। लेकिन ये वो सवाल हैं जिन्होंने आपको बड़े सवालों के लिए तैयार कर दिया। बड़े सवालों के अंदर यही चीज़ें होंगी। बड़ा सवाल पहली बार कराएं, उसमें 10 कॉन्सेप्ट इकट्ठे आते हैं, वो फिर मुमकिन नहीं है, ग्रैब करना मुश्किल हो जाती है। तो हम बुनियाद बनाते हैं। अब आप बड़े सवाल में बस नोट को बनाना जब सीख लेंगे तो एडजस्टमेंट कोई नहीं आनी। एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हमने कर ली। एस्टीमेट चेंज होगा, ये एडिशन होगा जिसमें कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे, डिस्पोजल हो जाएगा सिंपल वाला, या डिस्पोजल हो जाएगा एक्सचेंज वाला। ठीक है। या रीवैल्यूएशन जो आज शुरू कर रहे हैं वो हो जाएगा, या इस तरह की कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो जाएगा, इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आना, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने, बस रीवैल्यूएशन रहती है अभी। ठीक है। आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपनी मर्जी से करिएगा। किसने पूछा? हाँ, लेकिन जैसे कोई टेस्ट आते हैं ना, जैसे टर्म टेस्ट 1 आएगा, फिर टर्म टेस्ट 2 आएगा, फिर मॉक आएगा, तो इनके पहले मैं रिवीजन के लिए खुद क्वेश्चंस बता देता होता हूँ। जैसे हम टर्म टेस्ट जब 1 कर रहे होंगे तो उस वक्त तक शायद हम 3-4 स्टैंडर्ड्स पढ़ गए हों। 16 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 20 है, 40 है, 23 है, 36 है, 41 है। ये 6 स्टैंडर्ड्स हैं जो एसिड्स से रिलेटेड है, यानी ये PPE है। इसके बाद IS इसकी बात करें 41 की, तो वो है एग्रीकल्चर जानवरों वाले, जो वो भी एसेट हैं। फिर IS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी एसेट है। फिर इन्हीं एसेट्स की इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड 36 आ गया, यानी कि इनमें से जिस पे लगता है। फिर इन्हीं एसेट्स को अगर बनने में अच्छा खासा अरसा लगे और लोन ले लें आप, तो बोरिंग कॉस्ट IS 23 का स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है। फिर इन्हीं एसेट्स से रिलेटेड या इससे हट के भी गवर्नमेंट की ग्रांट्स आ जाती हैं। तो ये मिलते जुलते 5-6 स्टैंडर्ड्स इकट्ठे ही हैं। तो अब देखें इनमें से कितने हम पढ़ चुके होंगे। तो जब टर्म टेस्ट 1 आएगा तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी हुए होंगे उनमें फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें ज़्यादातर इसी IAS 16 की सवाल बताए जाते हैं, और मैं आपको पास पेपर्स ही बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं समझता हूँ क्लास टेस्ट के लिए तो कोई रिवीजन की ज़रूरत है ही नहीं। क्या रिवीजन की ज़रूरत है? अगर आपको मिसाल के तौर पे PPE का नोट बनाने, नोट तो भी बनाने, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ, वैसे तो अगले हफ्ते में टेस्ट होने हैं शुरू, तब तक अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लिया होगा हमने, रीवैल्यूएशन तो एटलीस्ट कर ली होगी। तो मैं आपको कहता हूँ जी रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कर दो, तो वो आपको रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपकी रिवीजन चल रही होती है अकाउंटिंग की, हर वक्त रेडी होते हैं आप टेस्ट के लिए। ठीक है ना? ओके। बड़े टेस्ट के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप कहें हमने IAS 16 की रिवीजन करनी है, तो क्या रिवीजन करनी है? डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सीखनी है, या डेप्शन एक्सपेंस निकालना सीखना है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस सीखना है, अभी आपने रिवाइज करना है, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। ओके। ये रिवाइज है आपका इंशाल्लाह। रोज का काम रोज करने वालों को क्या रिवीजन की जरूरत। अच्छा जी, इधर देखें आप, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन P&L एज इनकर्ड। रिकॉर्ड कर लेते हैं इनको कहाँ पे जी? P&L में। ठीक है। यूजुअली एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये वो पहली बात है जिसको मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस कहा था। दूसरी बात मैंने हेडिंग दी थी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देख रहे हैं ना? अरे बाबा,
ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग को कहाँ ले जाते हैं, P&L में, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मली जो है। दूसरी हेडिंग ये है, तो वहाँ पे वो हेडिंग ये इस तरह से करके हमने ज़रा तफसील से लिख लिया। स्टैंडर्ड में तो वैसे ही वो 2 पैरा लिखे हुए थे थोड़ी, ठीक है। तो दूसरी बात, स्टैंडर्ड क्या लिखता है जी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू PPE आफ्टर देयर इनिशियल एक्विजिशन इज कैपिटलाइज्ड। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर is capitalized if it meets the criteria for recognition. if future benefits probable हो, cost liability measurable हो। अब जैसे आपने अपग्रेड किया है तो फ्यूचर बेनिफिट प्रॉबल है ना, लाइफ बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी, आउटपुट, और कॉस्ट सामने होती है, इतने रुपए का खरीदा हमने एसिड, ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है, कोई इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग है, तो इन सबसे फायदा आ रहा है फ्यूचर में। एसिड चल ही तभी सकता है जब इंस्पेक्शन हो, तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए। तो इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मीन्स दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ इट इंप्रूव्स द एसेट, अपग्रेड है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल बाय एनहांसिंग इट्स परफॉर्मेंस और एक्सटेंडिंग इट्स यूजफुल लाइफ, या एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ इट इज फॉर रिप्लेसमेंट पार्ट प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज डीरेकग्नाइज्ड, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, या expenditure is capitalized if it relates to major inspection or overall। इसमें भी आगे क्या लिखा हुआ है जी, the carrying amount of previous inspection or overhauling is derecognized, ठीक है जी। तो ये बात अब यहाँ पर ज़बानी कलामी करने की बजाय हमने विद एग्जांपल्स कर ली, ताकि ये कॉन्सेप्ट कहीं सवाल के अंदर आ जाए। तो अब सवाल के अंदर वो इनिशियल मेजरमेंट के वक्त इस तरह की 4, 5, 7 चीज़ें देकर आपसे कुछ इग्नोर कुछ ऐड करवा के कॉस्ट भी निकलवा सकता है, और एडजस्टमेंट में आपको वो इन्ना लिल्लाह एडजस्टमेंट में आपको वो इस तरह से ये को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल भी दे सकता है, ठीक है जी। पिछले पेज में पढ़ा था कि एसिड की कॉस्ट में हम चीज़ें ऐड करना रोक देते हैं जब उसको रेडी टू यूज़ हो जाए। अब यहाँ पे हम दोबारा रेडी टू यूज़ ही एसिड, लेकिन हम दोबारा, हाँ, तो इसीलिए तो रेडी टू यूज़ हो गया तो रोक दिया। अब उसके बाद जो खर्चे डे टू डे सर्विसिंग वाले हैं वो P&L में रिकॉर्ड करने हैं जब इनकर हों, लेकिन आपने उनको कैपिटलाइज करना है कब, जब वो क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन मीट कर जाएं। तो इसीलिए तो बता रहे हैं आपको कि फ्यूचर में एक्सपेंस सिर्फ तब कैपिटलाइज हो सकता है जब वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे। नॉर्मली वो कह रहा है इन 3 में से कोई एक बात हो सकती है। जब इनिशियल मेजरमेंट के वक्त तो रेडी टू यूज हो गया तो रोक दिया, अब चलने के बाद ही ये खर्चे होते हैं ना, ठीक है। तो चलने के बाद आगे चल के लाइफ के अंदर उसके अंदर कोई अपग्रेड आ गई, कोई उसके अंदर जो है वो रिप्लेसमेंट मेजर पार्ट आ गई, या कोई इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग है, तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, ठीक है जी। चलें आगे, इस सफ़े पे कुछ बचा, ये आपका तीसरा हैंड आउट था, ये इत्तेफाक से पहले पूरा हो गया क्योंकि रीवैल्यूएशन को मैं ईद के बाद घसीट लाया था, तो पिछले हैंड आउट में रीवैल्यूएशन थी, तो आप उससे वापस चलते हैं, ठीक है जी। इस हैंड आउट में अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन 2 पास पेपर्स हैं, तो ज़रा फटाफट उन पास पेपर्स में से एक मैं करा देता हूँ, एक डिस्कस कर लेता हूँ। ज़्यादा मुश्किल चौथा लगा होगा आपको, तो ये हम फटाफट कर लेते हैं, और फिर पहला जो पास पेपर है उसको ज़रा एक नज़र देख लेंगे, कोई मसला होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन पे मूव करते हैं। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई यार? यूँ भी कर सकते हैं हम कि पहले रीवैल्यूएशन शुरू कर लेते हैं और एंड पे जो टाइम बचा उसमें फिर इधर वापस आ जाएंगे। ये ना हो कि रीवैल्यूएशन क्योंकि नई चीज़ है, एंड पे फिर उसमें स्पीड पड़े, और हालांकि जो आज कराना है कल पहले वो कराना है और फिर एक स्टेप आगे जाना है। फिर जो कल करेंगे परसों पहले आज और कल वाला होकर परसों वाला काम रीवैल्यूएशन के अंदर पहले 3 दिन ऐसे ही चलता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन पहले आज मैंने 1 रीवैल्यूएशन करवानी है, कल 2 रीवैल्यूएशंस करवानी है, परसों 3 करवानी है, तो पहली फिर भी होनी है तीसरे दिन भी जाके, लेकिन स्टिल पहला दिन घर जाते हुए कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक ना कर जाए अगर तेज़ी हो जाए एंड पे। हालांकि ये कभी परेशान होना नहीं पूरे सेशन में आपने, कोई चीज़ एंड पे अगर तेज़ी में क्लोज हो रही है ना, गम नहीं करना, अगले दिन जो गलती से ऐसी हो जाए चीज़ वो ज़्यादा मुसीबत होती है, अगले दिन पूरा फिर पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है ना। रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे ख्याल में पहले रीवैल्यूएशन करते हैं, और रीवैल्यूएशन का एक ही सवाल करना है, फिर 2 छोटे छोटे सवाल आपको होमवर्क पे देने हैं, ठीक है। वो करने के बाद फिर वापस आते हैं, फिर इधर से डेल्टा वाला सवाल करते हैं, अमार वाला सवाल करते हैं, इनमें से एक हो जाएगा, 1 2 हो गए, 2 जो रह गया वो कल कर लेंगे, ठीक है।
ये जनाब आपका वो लेक्चर 6 का हैंड आउट था। ये हैंड आउट 6 में दिया था लेकिन वो बस चलता गया, जाहिर सी बात है। अब जैसे आज 10वां लेक्चर है तो ये हैंड आउट्स बेसिकली जिस दिन दिए थे वो नंबर लगा हुआ है। एक दिन का काम तो था ही नहीं ना इनके अंदर। तो वो जैसे लेक्चर 1 दिया था 2 दिन वो चलता रहा, फिर 3 लेक्चर दिया, फिर वो 4 दिन चला, फिर उसके बाद ये आया। तो ये लेक्चर के हैंड आउट बस इस नाम से याद रखने हैं, फिर किताब आ गई तो फिर तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए भी बड़ा मसला होता है ये किताब। वो ये सोल्यूशन ही नहीं दिया आपको, मैंने दे दिया था, सोल्यूशन नहीं दिया था इसका मैंने। सर सॉल्यूशन के अंदर डिस्पोजल का एक ही काम था। कोई बात नहीं, मैंने कहा था सोल्यूशंस में। किसने बोला? क्यों बोला? मैंने कहा था आप लोगों को कि सोल्यूशंस में आपको किताबों में अक्सर ऐसे इकट्ठे मिलेंगे। मैंने ये भी कहा था कि वो गलत नहीं है, लेकिन आपको मैंने पाबंद कर दिया था कि आपने इकट्ठा नहीं बना। बस किसी वजह से कह दिया होगा, आगे ज़िंदगी में काम आना होगा पूरे FAR के अंदर, इसलिए मैंने पाबंद कर दिया था आपको, और साथ ही बताया था वो गलत नहीं है, पर आपके लिए गलत है, मैंने कह दिया, इसलिए हमारी क्लास के लिए गलत। वैसे गलत नहीं है, किताबों में मिलेगा आपको अक्सर। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ हर बार, इसको अलग ही कर देता। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाइए जी रीवैल्यूएशन पे। आफ्टर ईद, केड़ी ईद? बड़ी ईद। ईदों बाद चल रहा था ना उस वक्त फेज हमारा। ठीक है, चले। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अगर आप गौर फरमाएं तो मैं आपको करवा चुका हूं। ये जो एग्जाम्पल है डिब्बे के अंदर, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में एग्जाम्पल। सोचो जरा, देखो जरा, याद करो जरा। फर्स्ट डे पे यही कराई थी। सुभान अल्लाह। ये कौन सा हैंड आउट है? ये तीसरे वाला है, मुझे लगता है इससे भी पीछे। उय 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 उय। ये थ्योरी भी रहती है पढ़ने वाली। कल, अब कल, आज तो अब रीवैल्यूएशन पे चढ़ गए, चढ़ दौड़े हैं, तो अब इसको ज़रा कहीं साइड पे लगा के ही सांस लेंगे हम इंशाल्लाह। ये रहा, शिक्र है यहाँ पे किया था, इसीलिए तो यहाँ पे किया था, यही नियत करके तो यहाँ पे किया था। ठीक है जी, इंडिविजुअल का केस अब साइड पे कर दें, हमने कंपनी वाली अकाउंटिंग करनी है। तो कंपनी के केस के अंदर ये शेयर कैपिटल का अकाउंट अलग बनता है और रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट अलग बनता है। ठीक है, ओके। अब जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसका फॉर्मेट तो आपको नहीं ना मैंने पढ़ाया। ठीक है, वो टॉपिक है वॉल्यूम 1 जो आएगा ना उसके अंदर एंड पे जाके, यानी ये हमने जब 6 टॉपिक्स कर लेने ना, 16, 40, 41, 36, 23 और 20, ये 6 स्टैंडर्ड्स जब हमने कर लेने हैं ना, एसिड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इकट्ठे, ये एज अ बंच ही हम पढ़ते हैं। और ये अलग सवाल भी आता है और ये कंबाइन भी होते हैं इनके सवाल, कंबाइन सवाल भी करेंगे हम, ऐसे नहीं है जैसे इंटीग्रेशन, कोई मुश्किल काम नहीं। खैर, जब ये 6 टॉपिक्स कर लेंगे तो 7वां टॉपिक मेरा होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर 8वां होगा IAS 8, वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, प्रायरी एरर करेक्शन और चेंज इन एस्टीमेट, एक स्टैंडर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा भी उसमें 16-18 नंबर का सवाल आया है, और स्टेटमेंट चेंज इक्विटी और वो दोनों मिक्स होकर ही सवाल बनता है, तो समझो वो एक टॉपिक है। तो वो हम इन 6 के बाद करेंगे। तो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी प्रॉपर एक टॉपिक के तौर पे मैंने आपको कराना है, फिलहाल मैंने गुजारा चलाना है। ठीक है, क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाकर दिया था वो P&L का, ये देखो, ठीक है ना। अब P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बन गया था, जैसे OCI लिख दिया था, आज इसको यूज़ करना है। अब ये जो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स है, सिर्फ शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाया करती हैं और भी आपके सिलेबस के अंदर ही हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आज आपको बतानी है, इसलिए पहले स्टेटमेंट इक्विटी का एक सादा सा फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा, इसलिए तो मैंने पहले ये स्टार्ट कर दिया रिवैल्यूएशन की बात को, ताकि आराम सुकून से हम ऐसे लम्हे पै के ये करें। ठीक है ना, जल्दी नहीं करनी है, फिर उसके बाद टाइम बच जाए। नई चीज़ है ना, वैसे तो कुल्लू जदीदुन लजीज है ना, हर नई चीज़ है मज़ेदार होती है। देखो भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी क्या बताएगी? यूज़र को ये बताएगी कि 120 से 390 तक जो रिटेन्ड अर्निंग्स आई हैं ये किस तरह से आई। ठीक है, तो इसकी वर्किंग क्या है? वो भाई कोई भी नई चीज़ नहीं है, लेजर बनाना आता है शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग का।
अगर लेजर बनाना आता है तो उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन जाती है। तो ये काम तो मैंने यहाँ पे भी देखो आपको सिखाया था, स्टेटमेंट से लेजर में आना या लेजर से स्टेटमेंट में जाना, जैसे पीपी के नोट के बारे में बात की थी आपको, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा। जिंदगी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये आप देखोगे इंशाल्लाह। आप जो कैफ में आए हो ना, सबसे आसान FAR है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए मेहनत ज़्यादा है इसके ऊपर, सांस नहीं लेना, जहाँ सांस लिया नहीं तो वहाँ पे। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनेगी, मैं मिसाल के तौर पे 2020 की यहाँ बनाते हैं, 2020 के लिए अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊं तो ये दोनों लेजर्स जो हैं इनको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही है, देख लो, कर लेते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2020 के लिए, तो ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनती है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 लिख ला भाई। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, देखो ना ये क्या है, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, ऊपर देखो ना क्या है, चेंज इन इक्विटी नहीं, इक्विटी है। शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग क्या है, इक्विटी है, इक्विटी को हेडिंग दी हुई है इक्विटी। अब इस इक्विटी के अंदर चेंज दिखानी है, क्या मतलब, ओपनिंग डेट पे कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर क्या मूवमेंट आई, रेकंसिलिएशन, और क्लोजिंग डेट पे क्या है। तो इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में क्या चेंज आया, तो हमने कहा जी शेयर कैपिटल है, एक तो शेयर कैपिटल है और दूसरा क्या है, फिलहाल ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहीं पे इंशाल्लाह आज तीसरी चीज़ एंटर होनी है। तो ये इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का टॉपिक आए तो ये पढ़ाऊँ आपको, वो तो प्रॉपर पढ़ेंगे विद फॉर्मेट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, नए शेयर्स इशू करेंगे, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, डिविडेंड जा रहा होगा, कैश डिविडेंड होगा, बोनस डिविडेंड होगा, उसमें बहुत कुछ आएगा, राइट इशू आ रहा होगा, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें आनी है, वो प्रॉपर टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन उसका वेट करूं मैं, मुमकिन नहीं है। IAS 16 में जहां इन चीज़ों ने हिट होना है मैं थोड़ा बहुत पढ़ा के वो साथ साथ लेके चलता होता हूँ, ताकि जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर बस कार्रवाई प्रोग्राम ही रहा हुआ हो, टॉपिक के साथ ही आपने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, सब चीज़ें बनाकर ही चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ओपनिंग डेट पे ओपनिंग शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी 2020 में, बताइएगा लेजर देखकर, 0, ठीक है। फिर घर से ओनर फ्रेश कैपिटल लेकर आए, ठीक है जी, इसको कहते हैं शेयर इश्यू करते हैं ना, ठीक है, इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है। मैं कहता हूं जी न्यू शेयर्स, नए शेयर्स इशू किए, तो हमने नए शेयर इशू किए तो उसके बदले कैश आया, कितना, 500, ठीक है, और शेयर कैपिटल में और कोई मूवमेंट नहीं, ठीक हो गया जी। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, ठीक है, 0 है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 कितना है, 120। अच्छा, मैंने लिखा था देखो यहाँ पे डिविडेंड कि है नहीं डिविडेंड, अगर होता तो डेबिट करता रिटेन्ड अर्निंग को, तो चलो लिखने वाले लिख लेते होते हैं, अगर कोई डिविडेंड होता तो रिटेन्ड अर्निंग को क्या करता, डेबिट। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इक्विटी, तो इक्विटी की तो नेचर क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट नेचर है ना, कैपिटल की नेचर क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्रेडिट, तो इसको डेबिट करने का मतलब क्या है, कम करना। तो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हम इसको यूं लिख देते हैं, लेकिन वो था नहीं मेरी इस एग्जांपल में, डिविडेंड आएगा इंशाल्लाह जाकर ये अब स्टेटमेंट एंड इक्विटी के चैप्टर में, उससे पहले नहीं आना, लेकिन चलो अभी लिख दिया ज़रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहानी यहाँ पे हुई ख़त्म, और ये जनाब आपकी क्लोजिंग रिटेन्ड क्लोजिंग चेंज इन इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2020 की हमने बना ली, 500 और यहाँ पे क्या आ गया, 120, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 जनवरी 20 है और ये 31 दिसंबर 20 है। अब एक तरीका तो ये इसको यहाँ क्लोज कर दूँ,
और फिर आगे दोबारा ओपनिंग लिखूं 1 जनवरी 21 के लिए, लेकिन हम नॉर्मली इसको इसी तरतीब में कंटिन्यू करते हैं। 31 दिसंबर 20 का मतलब 1 जनवरी 21 भी होता है। तो ये 2020 की मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दी, ठीक है जी। यानी अगर मैं इस तीर को इधर ले आऊं, ये ठीक है जी, और 2021 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है तो वो भी यहीं पर बन जाएगी। कैसे? इसी क्लोजिंग को कह दूंगा ओपनिंग। फिर इस साल में कोई नया फ्रेश कैपिटल आया है जी? बोलो। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स 120 में 270 क्या ऐड हुआ है? प्रॉफिट 2021 का 270। कोई डिविडेंड शिविडेंड है जी? होता तो इस साल का डिविडेंड इस साल की रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाता, ठीक है जी। तो अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? अब ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी हमारे पास 31 दिसंबर 2021 का, ठीक है जी। और लें जी 500 ही रहा, और ये कितना हो गया जी? 390। लें जी। तो ये आपको जो पहली एग्जाम्पल करवाई थी ना जी, उस एग्जाम्पल की जर्नल एंट्रीज भी आपके जहन में है, उसका लेजर भी आपके पास आ गया, और अब उसकी स्टेटमेंट चेन इक्विटी भी आपने देख ली, ठीक है जी। तो ये 2020 की रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई ओपनिंग से क्लोजिंग तक, और फिर 2021 की रिटेन्ड अर्निंग्स भी यहीं से कंटिन्यू हुई। तो ये 2021 की रिटेन्ड अर्निंग्स और यानी कि चेन इक्विटी आ गई, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर हम स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाएंगे। बस ज़रा सुर्खी पाउडर लगा देंगे ऊपर, नाम शाम ये वो, फिर आगे कुछ और चीज़ें भी आज ऐड होनी। जैसे एक चीज़ मैंने आज ऐड करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जनरल रिजर्व आ जाएगा एक और, फिर रिडीमेबल इरिडीमेबल वाला एक कॉन्सेप्ट है। चेन इक्विटी के चैप्टर में जाके सारी चीज़ें हमने पढ़नी है वक्त आने पर इंशाल्लाह। अभी तो जो ज़रूरत पड़ रही है मैं जुगाड़ कर रहा हूँ बस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमें नज़र आई वो क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मैं रिवाइज कराना चाहूँगा वो है ये चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, ठीक है। वो जो चीज़ आएगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ को कहीं और लेके जाना होगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो पहले से ही आपको पता है आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जाना होता है, ठीक है। तो बाकी सारा फॉर्मेट मैं बिल्कुल नहीं रिवाइज करा रहा, हमने पूरा ये टॉपिक करना है फाइनल अकाउंट का। और वैसे भी जितना को अभी आपको बताना है वो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में ही कर चुके हैं। हमने लैरी वाला सवाल किया था, फिर आपने बैरी वाला सवाल किया था, फिर एक और भी किया था, है ना? बैरी वाला नहीं किया था? किया था, चले जो भी था अभी देख लेंगे तो पता लग जाएगा। एनीवेज, पीएनएल और ओसीआई मिलकर बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से हैं, पीएनएल और ओसीआई। पीएनएल से निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ओसीआई में पड़े होते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएनएल से निकलकर जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, जबकि ओसीआई वाले आइटम जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाएंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाते हैं। आपके सिलेबस में वो एक ही चीज़ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ से प्रेजेंट होकर वो इंशाल्लाह चेन इक्विटी के अंदर अपना कॉलम बन जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जहन में आ गई थोड़ी सी। अब जब मैं सवाल कराऊंगा, आमिर भी मिटा दें, जब मैं सवाल कराऊंगा अभी तो उस सवाल के अंदर मैंने ये दो चीज़ें बना रहे होना है। एक मैं इस तरह करके एसओसीआई का, बल्कि आज तो एक ही साल है, एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? पीएनएल सारा नहीं होगा, बस उसमें मैंने यूँ लिखा होगा पैट, ठीक है जी। उसके बाद ओसीआई, और उसके बाद फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इस तरह से एक फॉर्मेट एसओसीआई का बनेगा, और उसके बाद एक फॉर्मेट बनेगा एसओसीआईई का। क्योंकि ये भी अगेन क्या होगा? एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैं शेयर कैपिटल चलो लिख दूंगा ऐसे, शेयर कैपिटल होगा, रिटेन्ड अर्निंग होगा, और हमारा नया मेहमान होगा। तो ये आज तो एक ही साल का सवाल है, तो एक ही साल के लिए ये बनाएंगे। कल फिर 2 साल का बनेगा, परसों फिर 3 साल का बनेगा, और फिर आप सारी जिंदगी बेशक बनाते रहें बैठ के, फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से यहीं से समझ आना है आपको। ये नहीं कर रहा मैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन करा दूँ और जब स्टेटमेंट चेन इक्विटी में जाऊँ तो फिर नए सिरे से जनाब मुझे मुसीबत पड़ी हुई हो। तो स्टेटमेंट इक्विटी में जो जाकर करना है वो भी साथ ही आज कर देंगे। वहाँ पे जाके जस्ट एक रिवीजन छोटी सी मारनी पड़ेगी, यहाँ से आके आपको वो सारा रिवाइज होगा। इस चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन की वो जर्नल एंट्रीज मांग सकता है, रीवैल्यूएशन वाले की एडजस्टमेंट दे के वो पीपीई के नोट में डलवा सकता है, रीवैल्यूएशन वाला वैल्यू एडजस्टमेंट दे के वो एक्सट्रैक्ट्स बनवा सकता है, डिस्कशन कर सकता है। ये नॉर्मली इसमें बनवाता नहीं है, लेकिन ये आपकी आगे स्टेटमेंट चेन इक्विटी का चैप्टर, आइए सेट भी उसी में शामिल हो गया, दूसरा चैप्टर, और फाइनल अकाउंट्स तीसरा चैप्टर। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में तो बड़ी मेन एडजस्टमेंट आती है इसकी रीवैल्यूएशन की, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। और उसके अलावा कैश फ्लो के सवाल के अंदर भी इसकी समझ हो तो 1-2 एडजस्टमेंट्स उसके अंदर भी पड़ी हुई होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपको बताया था शुरू में आलू है ये आलू। ठीक है, चलें जी। इस हैंड आउट पे थे हम जी। ठीक है जी, तो ये आपका सवाल आपको याद होगा, ये हमने कर लिया था। इसमें से मैंने आपको इसमें पहले लेजर बनाना सिखाया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लेजर्स बनवाने की ज़रूरत थी, कॉन्सेप्चुअली ज़रा अलग करना था शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स को। और आज उन्हीं लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके चेन इक्विटी बनाना सिखा दिया, बिल्कुल बुनियादी। यूँ समझ लो स्टेटमेंट चेन इक्विटी मैंने बनाना सिखाई नहीं है, बस थोड़ा सा उसका आइडिया दिया है कि कैसी होती है, और एक्सट्रैक्ट्स उसके बनाएंगे हम, प्रॉपर बनाएंगे टॉपिक में जाके। क्योंकि IAS 8 का जो बड़ा सवाल आता है चेन इक्विटी का ही सवाल होता है विद IAS 8। इस बार भी 15-18 नंबर का जो सवाल आया वो इसी में से ही आया है। और अगर वो बड़ा सवाल नहीं देता तो 8-10 नंबर का छोटा सवाल दे देता है, लेकिन 8-10 नंबर को छोटा सवाल है। 8-10 नंबर, फिर अगली बात 8-10 नंबर का सवाल भी नहीं हो सकता अगर आपका पूरा टॉपिक तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ उल्टा शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा टेक्निकल होता है, उसमें कम मार्जिन होता है सवाल नंबर का, बड़े में ज़्यादा मार्जिन होता है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर छोड़ें, क्वेश्चन नंबर को क्या करना है इधर देखें। पहले मुझे तो नकल करने दें। अच्छा जी, मसलन हमने 1 जनवरी 2015 को एक एसेट खरीदा। ठीक है, और इस एसेट को हमने ख़रीदा जनाब 100 रुपये का। ठीक हो गया, 1 साल गुज़रा, इसकी यूज़फुल लाइफ थी 20 साल, तो स्ट्रेट लाइन पे इसको डेप्रीशिएट किया हमने, तो ये जनाब 100 रेजल वैल्यू नील है, अज्यूम किया हमने। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना बनता है? तो 5 रुपये की इसकी डेप्शन चार्ज हुई, और इसकी बुक वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? किताबी वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, अब मोतरजीन ने इस पे एतराज़ उठाया और आमिर भाई ने भी हाथ उठाया कि पार्ट 2 शुरू कर लें। अभी बस 1 मिनट दे दो, थोड़ी सी बात कंक्लूड कर लो, फिर सवाल पे जाते हैं। अगला पार्ट यानी रीवैल्यूएशन का सवाल अगले पार्ट में शुरू करेंगे। मोतरजीन ने एतराज़ उठाया, अकाउंटेंट अजीब लोग हैं यार। मसलन ये एक कुर्सी है जो हमने 100 रुपये की ली थी। ठीक है, और ये किताबों के अंदर उनकी अकाउंटेंट्स ने शो की हुई है अपनी किताबों में, कितने पे? 95। तो मोतरजीन ने कहा यार ये कौन सी वैल्यू है, किताबी वैल्यू? मार्केट के अंदर हो सकता है यही कुर्सी जो है वो 80 रुपये की हो सकता है, यही कुर्सी 120 की हो। ठीक है, तो ना तो ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ी है ये कुर्सी, ना ही आज की वैल्यू पे पड़ी है, वो बुक वैल्यू है, पता नहीं क्या है ये। अब हमारा मेथड है भाई, हमारा एक मॉडल है, हमें इजाज़त है IAS 16 की तरफ से, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम रखते हैं एसेट को, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मोतरजीन ने एतराज़ कर दिया। अब मोतरजीन के एतराज़ को दूर करने के लिए हमने IAS 16 ने एक मॉडल जो है वो अलाउ किया कि अगर आप चाहो तो आप इस एसेट को ईयर एंड के ऊपर उठा के इसकी फेयर वैल्यू पे ले आओ। मसलन मैंने कहा जी इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है, जिसको हम रीवैल्यूड अमाउंट कहा करेंगे, इस टॉपिक में क्या कहेंगे जी? ये जनाब मिसाल के तौर पे 120 रुपये है, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर कितना गेन आता है अगर हम इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाएं तो 25 रुपये का। ये 25 रुपये का गेन जो है ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर एसेट को आप उठाकर लाना चाहते हैं 100। ठीक है, ये बात समझ आई है? अच्छा, अब इसकी एंट्रीज क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है,
ये सारी बातें इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन ये सादा सी बात समझ आई। अभी भी आपको कोई मदर का रेड मजबूर नहीं कर सकता कि आप लाजमी इसको 120 पे लेकर आए। मदर का रेट समझते हो ना, माइकल हाल, ठीक है। आप चाहें तो अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट को रख सकते हैं, कॉस्ट मॉडल पे रह सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन एक मॉडल आपको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इजाज़त चाहूँगा, छोटी सी मतलूब करूँगा इजाज़त। वो क्या है, मैं कह रहा हूँ जी, मिसाल के तौर पे वर्किंग है जी 1 जनवरी 15 को, मैंने यही वर्किंग जो है मैं ज़रा सीधे तरीके से कर रहा हूँ। कॉस्ट मैंने लिखी यहाँ पर कितनी जी, 100। फिर 31 दिसंबर 2015 पर मैंने डेप्रीसिएशन की। ये ऐसे ही वर्किंग करनी है, मैंने अभी करता हूँ, अभी नोट ना करें। तो बुक वैल्यू किस पे नज़र आ रही है जी, ठीक है ना, ये इस तरतीब पे हमने वर्किंग करनी है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 15 पर ये बुक वैल्यू है, और मैंने अभी अभी क्या किया, यहाँ पर लिखी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया जी, गेन निकाल लिया 25 का, ठीक है। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बेहतरीन वर्किंग है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला आ जाता है। वो मसला क्या है, हमने इसको कंटिन्यू करना होगा, हमने इसको कंटिन्यू कर, जैसे आपने देखा ही था, चेंज आया, कोई एस्टीमेट चेंज आया, एसेट आगे चला, कोई अपग्रेड हुई, एसेट आगे चला। ऐसी रीवैल्यू होने के बाद भी एसेट कोई भाग थोड़ी जाना है इधर से, किताबों से, हमारे पास ही रहना है, मजीद आगे डेप्रिशिएट होना है। तो इस तरह से अगर मैं वर्किंग करूँ ना, तो थोड़ा सा आगे चलने में मुझे मसला होगा वर्किंग के अंदर। तो फिर एक छोटी सी इजाज़त आपसे ले रहा हूँ, ज़रा जाग के ज़रा देखिएगा सारे, सोना नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा होता हूँ, कोई बच्चा ऐसे भी करता है ना, मुझे नजर आ जाता है, ठीक है ना। छोटी सी एक इजाज़त चाहिए, वो क्या, 120 पे एसेट को ले जाना है, 25 का गेन रिकॉर्ड करना है, ऐसे ही है ना। अब वो तरतीब लिखने के ऊपर नीचे हो जाए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। इधर देखो ज़रा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि आप ना, आप यहाँ पर हम लिखा करेंगे, यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी, 120। अब हम कहेंगे जी 95 वाले एसेट को उठाकर ले आओ 120 पे, तो कितने से बढ़ा लो, तो बढ़ाना है तो 25। ये आज तो गेन है, लॉस अब नहीं ना पूछना सर, लॉस आ जाए तो क्या होगा, कल आ जाएगा लॉस। फिर आप ये ना पूछना सर लॉस, गेन पे लॉस आया तो लॉस पे गेन आ जाएगा, वो परसों आ जाएगा। ये नहीं पूछना आपने, जितना सामने आ रहा है वो करते जाएं, हर पॉसिबल। सर आप स्टार्ट पे, ईयर के स्टार्ट पे रिवीजन करा रहे हैं, एंड पे आ जाए तो आ जाएगी वो भी 2-3 दिन में। सर अगर मिडल में आ जाए वो भी आ जाएगी, सब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे आएंगे, पर एक ही दिन नहीं सारा कुछ हो सकता, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे एक रीवैल्यूएशन से, और रखेंगे भी रीवैल्यूएशन को स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। ये जब पक्की हो जाएगी, जब रीवैल्यूएशन असल में पक्की हो जाएगी, तो स्टार्ट पे हो, एंड पे हो, मिड में हो, जहां मर्जी होती रहे, फिर फर्क नहीं पड़ता। असूल रीवैल्यूएशन के हमने याद कर लेने कि रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करना है, और रीवैल्यूएशन के दिन जनरल एंट्रीज क्या करनी है, ठीक है। तो 120 पे लेके आना है, तो 25 रुपए से क्या कर दो और बढ़ा दो, तो इसको क्या कह दो, गेन या रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये बैलेंसिंग निकाल लो। यानी वो 120 लिखकर 25 बैलेंसिंग निकालने की बजाय 120 लिखकर, ये 25, ये यहाँ पे 120 लिखकर 25 बैलेंसिंग इधर निकालने की बजाय 120 एक लाइन छोड़कर लिखा करेंगे। वर्किंग हमारी ये पक्की यही वर्किंग होगी, बैलेंसिंग गेन निकाल लिया करेंगे, ठीक है। फिर वो अलग बात है कि यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक नया कॉलम भी आएगा, उसको क्या कहना है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, बस मैंने आपसे जितनी इजाज़त मांगी है वो सिर्फ क्या मांगी है कि मैं फॉर्मेट बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू यूँ लिख कर गेन निकालने की बजाय फॉर्मेट को किधर ले आया हूँ। बुक वैल्यू हमारे पास होगी ना, वर्किंग करते हुए आएंगे तो बुक वैल्यू तो अवेलेबल होगी। इस वर्किंग की यही तो खासियत है, बुक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, और बैलेंसिंग फिगर हमारी निकल आएगी। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। 50-50 तो नहीं हो सकता ना, या गेन होगा या लॉस होगा। ओके, डन, सही है। चले यहाँ पे भाई पार्ट 1 को आप कर देते हैं क्लोज, और पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं।